हेलो बच्चों, कैसे हो आप बच्चों। चलो आज हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं अपनी कक्षा 8 का 11वां पाठ, जिसका नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके 2 भाग में आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं और इसके जो लेखक है उनका नाम है प्रदीप तिवारी जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। 2 भाग में आपको पहले ही पूरा बता चुकी हूँ। अब आज तीसरा भाग शुरू करते हैं कि जैसे जैसे सवाक फिल्में बननी शुरू हुई, उनमें नया नया आगे आने लगी, नए नए विषयों पर फिल्में बनने लगी थी। फिर क्या हुआ, सवाक फिल्मों की शुरुआत जो थी वो 25 साल, उसके शुरुआत के 25 साल के बाद जब 25 ईयर्स हो गए थे, 31 से 25 ईयर कंप्लीट हो गए थे, उसके बाद जो इसके निर्माता निर्देशक थे अदेसा रैम ईरानी, उनको सम्मानित किया जाने लगा। क्योंकि उनको सम्मान दिया जाना था, उन्होंने बोलती फिल्मों की शुरुआत की थी, सवाक फिल्मों की। इस अवसर पर जब उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, भारतीय बोलती फिल्में जो थी हमारी, उनका पिता कहा गया, तो उन्होंने विनम्रता से कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वभाव से बहुत ही विनम्र थे और इससे उनके स्वभाव की भी विशेषता पता चलती है कि वो कितने विनम्र आदमी थे। जब उनको भारतीय सिनेमा जगत का पिता कह के सम्मानित किया जाने लगा तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया कि मुझे इतने बड़े खिताब की ज़रूरत नहीं है, मुझे देने की इसको आवश्यकता नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जो ज़रूरी योगदान है वो ही दिया है। उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो जो मेरे हिस्से का योगदान था, जो मुझे देना चाहिए था, क्योंकि वो फिल्मी जगत से जुड़े हुए थे, वो मूक फिल्में बनाया करते थे, तो वो कहते हैं मेरे हिस्से का जो योगदान था मुझे आप लोगों को देना था, वो मैंने अपने हिस्से का योगदान दिया है। इसके लिए मुझे किसी भी सम्मान की आवश्यकता नहीं है। सवाक फिल्मों के इस दौर में पढ़े लिखे अभिनेताओं की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा और जो पढ़े लिखे जो कलाकार थे उनकी ज़रूरत, जो अभिनेता थे जो काम करते थे, हीरो हीरोइन, उनकी ज़रूरत महसूस की जाने लगी। अब अभिनय के साथ साथ संवाद भी बोलना पड़ता था, तो संवाद भी तो तभी बोल पाओगे जब आप अच्छे से पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि पहले जो काम करते थे उसमें तो बिना पढ़े लिखे कलाकार भी एक्शन तो कर ही सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए तो हमें कोई चीज़ याद भी करनी पड़ेगी, पढ़ने भी। तो अब पढ़े लिखे कलाकारों की ज़रूरत महसूस होने लगी थी, इसलिए गायन प्रतिभा को भी महत्व दिया जाने लगा था। अब फिल्मों में म्यूज़िक, जो संगीत था, गायन जो था, जो बहुत सारे गीत होते थे, वो भी, उसकी भी प्रतिभा आगे बढ़ने लगी, उसको भी महत्व दिया जाने लगा था कि गाने होने चाहिए फिल्मों में, उससे फिल्म लोकप्रिय होती थी और वो अच्छी लगा करती थी, तो उसको भी महत्व दिया जाने लगा। इस दौर में अनेक गायक अभिनेता पर्दे पर आए। ये जो दौर चल रहा था, यहाँ पे बहुत सारे गायक और हमारे अभिनेता पर्दे पर आने लगे। फिल्मों में हिंदी उर्दू मेलजोल वाली भाषा, जन प्रचलित भाषा का महत्व हुआ। उर्दू और हिंदी, उस समय ये 2 भाषाएं बहुत प्रचलित थी, क्योंकि उर्दू भाषा और हिंदी भाषा, तो इनके मेल जोल से जो भाषा, एक उस भाषा का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया था, महत्व हुआ था। सिनेमा में दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब अब बेहतर ढंग से प्रस्तुत किए जाना लगा था। अब क्या था, उर्दू लैंग्वेज आ गई थी, भाषा आ गई थी, और हिंदी भाषा, इन दोनों ही भाषाओं की प्रतिभा बहुत अच्छे से पर्दे पर दिखने लगी थी। इतनी अच्छी जो बोली थी, बोलने लगे थे कलाकार हमारे, क्योंकि धीरे धीरे आगे कहते ना कि जैसे जैसे विकास होता जाता है तो निखार आता जाता है, इसी तरह से हमारे भारतीय सिनेमा जगत में भी निखार आने लगा था। बहुत अच्छी भाषा का उपयोग होने लगा था, जो डायलॉग्स होते थे फिल्म के वो बहुत अच्छे से बोले जाने लगे थे। इस समय अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही थी। वो लोकप्रियता यानी फेमस होना। अब जब हीरो हीरोइन, अच्छे अच्छे कलाकार, नायक नायिकाएं आने लगे थे, अभिनेता अभिनेत्री, तो उनकी लोकप्रियता भी बढ़ने लगी थी। आपको पता ही है, ब्लैक एंड वाइट ज़माने का दौर था वो, और उस समय के जो लोकप्रिय अभिनेता थे वो धीरे धीरे सामने आने लगे थे, और लोकप्रियताओं इतनी ज़्यादा उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती थी इसके थिएटर के माध्यम से, कि लोग उन्हीं के रहन सहन को नोटिस करते थे और उनको नकल कर कर वो अपने जीवन में भी उन्हीं को उतारा करते थे। तो उस समय की जो एक हीरोइन थी सुलोचना, उस समय की एक फेमस हीरोइन थी, माधुरी फिल्म की नायिका थी। उस समय एक माधुरी फिल्म बनी थी जिसकी नायिका हुआ करती थी सुलोचना, मतलब उसकी जो हीरोइन थी वो थी अभिनेत्री सुलोचना, जिनका जो हेयर स्टाइल था बालों का, उसकी उस समय की सारी औरतें उनके केस सज्जा की तरह ही अपने बालों को संवारा करती थी। वो अपने जो फिल्मों में जिस तरह के बाल बनाया करती थी, उस तरह के ही बाल उस समय की जो जितनी भी औरतें हुआ करती थी वो उनके हेयर स्टाइल को ही कॉपी किया करती थी, यानी उनकी तरह के ही बाल अपने बनाया करती थी। ये तो आज भी आपने देखा है कि जैसे आप फिल्मी
अभिनेत्री अभिनेताओं का हम लोग अपने जीवन में इतना ज़्यादा असर डाल लेते हैं कि जैसा उनका हेयर स्टाइल होता है ऐसा हेयर स्टाइल हम लोग कॉपी करने लगते हैं। जैसे वो बोलते हैं बहुत जल्दी उसको कॉपी करते हैं। उनकी छाप बहुत जल्दी हमारे समाज पर पड़ती है। ये आज भी देखा जाता है बच्चों के ऊपर भी कि वो जो मूवी होती हैं उनको बहुत जल्दी फॉलो करते हैं। इतना हम दूसरी बातों को फॉलो नहीं करते हैं जितना हमारे समाज में आज के समय में भी जो मूवी आती है, हमारी जो फिल्में आती हैं उनको कॉपी किया जाता है। उनके हीरोइन जो उस समय की अभिनेत्रियाँ थीं, आज भी यही है जो अभिनेत्रियों का फैशन होता है या आज के जो अभिनेता करते हैं उसी फैशन को ट्रेंड में लाया जाता है। वही फैशन चलने लगता है, उसी का चलन हो जाता है। तो उस दौर में भी ऐसा ही था कि उस दौर में भी क्या हुआ, जो सुलोचना थी नायिका माधुरी फिल्म की, उन्होंने जो हेयर स्टाइल बनाया था, अपने बाल के सज्जा की थी, वो इतना ज़्यादा फेमस हो गया, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लगा औरतों को कि हर औरत उसी हेयर स्टाइल को बनाने लगी, वही के सज्जा अपनी करने लगी करती थी। यह फिल्म भारत के अलावा श्रीलंका, ये जो फिल्म बनी थी माधुरी, ये जो फिल्म थी भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और विभिन्न पश्चिम एशिया के एशिया में खूब प्रसिद्ध हुई, मतलब खूब पसंद की गई। ये फिल्म जो माधुरी फिल्म थी जिसकी नायिका सुलोचना थी, ये खाली हमारे भारत में ही नहीं, इसके अलावा कहाँ कहाँ, श्रीलंका में, बर्मा में जो वर्तमान समय में म्यांमार है, उस समय में बर्मा कहलाता था, आज म्यांमार कहलाता है, और पश्चिम एशिया में इसको खूब ही पसंद की गई। इस फिल्म को खूब पसंद किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के, आज पुरस्कार भी दिया जाता है दादा साहब फाल्के, उनको भारतीय सिनेमा जगत का पिता कहा जाता है। भारतीय सिनेमा जनक यानी पिता के जो दादा साहब फाल्के को भी सवाक सिनेमा के लिए जनक अर्देशर ईरानी की उपलब्धि का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने जिस तरह से फिल्में ये बनाते थे, क्योंकि दादा साहब फाल्के भी फिल्में बनाया करते थे, तो जैसे अर्देशर एम ईरानी फिल्म बनाते थे, उनकी जो उपलब्धियां थी, जो वो लेकर आए थे फिल्मों में, जो उस समय के जो भारतीय सिनेमा के हमारे जनक कहलाए दादा साहब फाल्के, क्योंकि इन्होंने तो मना कर दिया था अर्देशर ईरानी ने तो कि मुझे ये पुरस्कार नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। ये पुरस्कार दादा साहब फाल्के को मिला था। उनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने भी इनकी उपलब्धियों को अपनी फिल्मों में उतारा, उनको लेना पड़ा। और क्योंकि सिनेमा का अब एक नया युग जो है वो शुरू हो चुका था। अब क्या था, हमारे सिनेमा जगत का एक नया युग शुरू हो गया था। अब वो पहली सब बातें, क्योंकि पहले जो मूक फिल्में थी वो बंद हो गई थी बिल्कुल, अब सबने सबाक फिल्में बनानी शुरू कर दी थी, और इसके साथ ही एक फिल्मी जगत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, एक नया युग शुरू हो गया था। भारतीय सिनेमा ने दादा साहब फाल्के सवाक सिनेमा में जनक अर्देशर ईरानी की उपलब्धियों को ही अपने में भी लिया उन्होंने, और क्या हुआ, एक अच्छी नई फिल्मों की शुरुआत हुई, एक नए युग का आरंभ हुआ इसी से। तो यही आज का हमारा पाठ था, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। क्योंकि जब सिनेमा ने बोलना सीखा था तभी एक फिल्मी जगत के अंदर, क्योंकि लोग तो पहले से ही बोलते थे, फिल्मी जगत के अंदर हमारे एक नए युग की शुरुआत हुई थी। और वो तारीख इतिहास में दर्ज हो गई थी। कौन सी तारीख थी वो हमारी? 13 मार्च सन 1931, यानी 13 मार्च 1931, जो हमारे फिल्मी सिनेमा जगत के लिए एक इतिहास रच दिया था जिसने। तो बच्चों, ये था आज का पाठ हमारा, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। प्यारा सा पाठ था, अच्छे से पढ़ना, समझना और इसकी रीडिंग, यानी इसको रीडिंग करना बुक से। जब आप पुस्तक से पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको पाठ में, और वीडियो सुनना ध्यान से। जब सुनोगे तो पूरा पाठ आपको समझ में आ जाएगा कि इस पाठ में क्या दिया गया है हमारे। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों। अच्छा, अब मैं क्लास ख़त्म करती हूँ। बाय बाय बच्चों।